चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लब जी के स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लोग हाल ही में बीते दिनों की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 4 दिसंबर को कौन सा दिवस है? भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। अब 5 दिसंबर इस कौन सा दिवस है? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वी.आर. चौधरी, यानी विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी। अब 6 दिसंबर को किनका मृत्यु हुआ था बताइए, यानी पुण्यतिथि मनाया जाता है 6 दिसंबर को? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पुण्यतिथि कब है? 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। ठीक, पुण्यतिथि हुआ था 6 दिसंबर 1956 नई दिल्ली। और जन्म कब हुआ था? हमारे भारतीय संविधान के निर्माता एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। और उनका पुण्यतिथि है 6 दिसंबर 1956। और अब बताइए, आज 7 दिसंबर है, आज कौन सा दिवस है? झंडा दिवस। ठीक है, भारतीय सेना का सशस्त्र झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है झंडा दिवस। अब हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करते हैं। बताइए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। किसका? WHO। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? हाँ, फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? वो है एलन मस्क। और मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान दिया गया? मुकेश अंबानी 10वां स्थान दिया गया। 10वां, यहाँ तो 10वां दिया है। ये अप्रैल 2022 का रिपोर्ट है, ठीक है ना? अभी यदि चेंज हुआ है तो देख लीजिएगा। फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपति की सूची में एलन मस्क शीर्ष पर है और मुकेश अंबानी 10वां स्थान है। ये अप्रैल 2022 का सूची के अनुसार है। किसे सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित किया गया है? बताइए, सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित किया गया है किन्हें? रामदरस मिश्रा। सरस्वती सम्मान 2021 के लिए किसे नामित किया गया है? रामदरस मिश्रा को। राष्ट्रपति, ये अप्रैल 2022 के अनुसार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? किस देश में? वह है नीदरलैंड। रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है। पीले ट्यूलिप फूल का एक प्रजाति का नाम है जिसे मैत्री। तो किस देश में? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। किसे संत नामदेव राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए, किसे संत नामदेव राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वह सत्यपाल मलिक, जो बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। सत्यपाल मलिक। संत नामदेव राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए कौन है? सत्यपाल मलिक। संत नामदेव राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं सत्यपाल मलिक। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 3 का सफल प्रक्षेपण किया है? चीन। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए एक नए उपग्रह गाओफेन 3 का सफल प्रक्षेपण किया है? चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और उनके वर्तमान राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। हाँ, शी जिनपिंग चीन के वर्तमान राष्ट्रपति। और चीन का राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर sun यat-sen कहते हैं ना। चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर sun यat-sen। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरुआत किया गया? बताइए, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरुआत किया गया है किस राज्य में? वह रितु खंडोरी किस राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी? वह उत्तराखंड। तो वहीं पर स्टार्ट किया गया। वहाँ का लोकसभा सीट कितना है उत्तराखंड का? लोकसभा सीट 5, राज्यसभा है 3 और विधानसभा है 70। उत्तराखंड का लोकसभा है 5, राज्यसभा है 3
और विधानसभा है 70। उत्तराखंड का वर्तमान सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के वर्तमान सीएम है पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल है गुरमीत सिंह। तो वहीं पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरुआत किया गया उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून में। किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? वह देश का नाम बताना है। किस? वो है कनाडा। किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? कनाडा, जिसकी राजधानी कहाँ है? ओटावा। मुद्रा है डॉलर। तो फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है किस देश ने? कनाडा। किसने अवसर योजना का शुरुआत किया गया है? बताइए, अवसर योजना का शुरुआत किसने किया है? वो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बताए तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? ज्योतिरादित्य सिंधिया। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक योजना शुरुआत किया गया है अवसर AAI। इसका अध्यक्ष है जुल्फिकार हसन। ठीक है, वो कंफर्म देख के बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बना है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बना? गीतांजलि श्री के लिए मिला है ना, टॉम ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम ऑफ सैंड, जो कि पहला हिंदी उपन्यास है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। जो गीतांजलि श्री है इनके लेखक, और हिंदी उपन्यास का क्या नाम है? टॉम ऑफ सैंड। बताइए 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? 10 अप्रैल। विश्व होम्योपैथी 10 अप्रैल। और 7 दिसंबर को कौन सा दिवस है? ठीक है, सशस्त्र झंडा दिवस। WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दिया गया? बताइए, WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दिया? वो है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन का निर्माता कौन है? भारत बायोटेक। कोवैक्सीन का निर्माता है भारत बायोटेक। तो कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दिया गया है वह कोवैक्सीन ने। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना 7 अप्रैल 1948। इसीलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। पिक्सेल ने स्पेस एक्स के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? पिक्सेल ने स्पेस एक्स के साथ अपना एक उपग्रह लॉन्च किया गया, उसका नाम है शकुंतला। ठीक है, एक उपग्रह लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? शकुंतला। 11 अप्रैल को कौन सा दिवस है? 11 अप्रैल। हाँ, विश्व पार्किंसंस दिवस। 11 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व पार्किंसंस दिवस। विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल। किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पाकिस्तान। किस देश ने शाहीन 3 का मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पाकिस्तान। शाहीन 3 जो मिसाइल है तो परीक्षण क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और मुद्रा है रुपया। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति कौन है? पाकिस्तान का राष्ट्रपति शायद आरिफ अलवी है क्या? चेंज हुआ है ना? ठीक है, ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पाकिस्तान। बोलना है, ठीक है ना? सुनना नहीं है। हेलो, बोलना है। किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? बताइए, नाम बताइए। ओ हेनरी पुरस्कार किसने जीता है? अमर मित्रा। ठीक है, किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? अमर मित्रा ने। किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरुआत किया गया? दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, सिकंदर। ठीक है, नीचे सिकंदराबाद। तो किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरुआत किया गया है? दक्षिणी मध्य रेलवे। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। और उत्तर मध्य रेलवे का? इलाहाबाद। एक स्टेशन एक उत्पाद जो कि पहल शुरुआत किया गया है दक्षिणी मध्य रेलवे द्वारा। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात। नीति आयोग के और एक था तत्परता सूचकांक, वो भी गुजरात था। तो नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष पर रहा है गुजरात।
11 अप्रैल को F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन F1 जो है ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है, चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का विजेता है चार्ल्स लेक्लर। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने 10 पदक जीते हैं। कितने पदक? 10। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने 10 पदक जीते हैं। बताइए किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा जिला है ना हिमाचल प्रदेश, तो कांगड़ा चाय वहीं का है। कांगड़ा क्या है? एक चाय है, ठीक है, तो उसी को जीआई टैग मिला है। जीआई का पूरा नाम बताइए तो। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। और कितने वर्ष के लिए दिया जाता है जीआई टैग? 10 वर्ष के लिए। और पहला किसको मिला था? दार्जिलिंग का चाय, जो 2004 को मिला गया था। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग का चाय को, जो कि 2004 में मिला था। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा चाय कहाँ का जीआई टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ? जीआई टैग मतलब हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ? शिमला में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। 12 अप्रैल को कौन सा दिवस है? हाँ, 12 अप्रैल को कौन सा दिवस है? युवा दिवस है। 12 जनवरी को मनाया जाता है। एक विश्व युवा दिवस है जो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। वो है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कब मनाते हैं? 12 अप्रैल। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब है? 12 अप्रैल। बताइए 11 अप्रैल को कौन सा दिवस है? विश्व पार्किंसंस दिवस। 11 अप्रैल विश्व पार्किंसंस दिवस बोलना है ना। और 10 अप्रैल को है विश्व होम्योपैथी दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। और पायलट जो प्रोजेक्ट है वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरुआत किया गया है किस राज्य में? उत्तराखंड। उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किया गया? ठीक है, नीलमणि फुकन। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीलमणि फुकन। ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रथम महिला किन्हें मिला था? आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी, जो कि 1976 में मिला था, ठीक। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जी शंकर क्रूप, ठीक है। प्रथम भारतीय बोलेगा तो जी शंकर क्रूप। और महिला में आशापूर्णा देवी, जो 1976 में मिला था। इसका स्थापना कब किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965। ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना किया गया था 1965। 57 में भी मिल गया है दामोदर तो मौर्य। हाँ, तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है नीलमणि फुकन। और 57वां बोलेगा तो दामोदर मौजो, जो कि कोंकणी भाषा से शायद संबंधित है। दामोदर मौजो और नीलमणि फुकन असमिया, ठीक है। नीलमणि फुकन असमिया भाषा से संबंधित है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो, जिन्हें कोंकणी भाषा के लिए सम्मानित किया गया। किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है? वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक जो कि घुटना बनाया गया है, आईआईटी मद्रास। आईआईटी का पूरा नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। आईआईटी का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल क्या है? सियाचिन दिवस है, ठीक है ना। 13 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? सियाचिन दिवस। सियाचिन दिवस 13 अप्रैल। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 2026 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी कैनबरा है, मुद्रा है डॉलर। बताइए सर, आप बताइए। पिछली वीडियो में बोले थे कि ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बताइए, नेक्स्ट बताइए आप। ठीक, एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्का लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? बताइए, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्का लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? वो है, बताइए, हाँ बताइए तो। हार्दिक पांड्या।
देखिए हार्दिक पांड्या है, ठीक है। हार्दिक पांड्या आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। जो किस टीम से खेलते हैं हार्दिक पांड्या? अभी गुजरात हो गया है ना, ठीक है, गुजरात टाइटंस। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस टीम से संबंधित है और उनका कप्तान है, ठीक है। तो इन्होंने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या। और गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या, ठीक है। और 2022 में गुजरात टाइटंस ही विजेता बना है ना, और उप विजेता कौन है? राजस्थान। 2022 का आईपीएल टीम में विजेता है गुजरात और उप विजेता कौन बोले? राजस्थान रॉयल्स। तो उसका कप्तान कौन है? संजू सैमसन। राजस्थान आप ही के बोल रहे हैं, ठीक है ना, गलती होगा तो समझ। राजस्थान का कप्तान है संजू सैमसन, ठीक है। क्या कि आईपीएल तो उतना जानते नहीं है। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? बताइए। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? जहाँ उम्मीद नहीं है, बताइए। झारखंड में, ठीक है। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? झारखंड, ठीक है, झारखंड में। वर्तमान कौन है अभी सीएम? हेमंत सोरेन है। और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है, ठीक है। त्रिपुरा का था। हाँ, रमेश बैस इनसे पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा है? इक्वाडोर, ठीक है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है? इक्वाडोर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है इक्वाडोर। इक्वाडोर का राजधानी कहाँ? क्वेटो है और मुद्रा है सुक्रे। इक्वाडोर, क्वेटो, सुक्रे। तो इसकी राजधानी है क्वेटो। किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, नरेंद्र मोदी। किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है नरेंद्र मोदी को मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। सूचना के अनुसार आईसीसी का पहले पूरा नाम बोलिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। इसका कहाँ पर है मुख्यालय? दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। आईसीसी का मुख्यालय मतलब स्थापना कब हुआ था आईसीसी का? 1909। और पूर्व में इसका मुख्यालय लॉर्ड्स इंग्लैंड था। आईसीसी का पूर्व मुख्यालय था लॉर्ड्स इंग्लैंड, लेकिन वर्तमान में है दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। और मुद्रा है दिरहम। जो सबसे ऊंची इमारत है अबू धाबी मतलब दुबई में स्थित है, बुर्ज खलीफा। तो आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सूचना के अनुसार आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वनडे करेगा इंडिया। वो है वेस्ट इंडीज तथा अमेरिका। वेस्ट इंडीज और अमेरिका। वनडे वाला है वो इंडिया करेगा T20 वर्ल्ड कप 23 वाला 2024 की मेजबानी। सुनिए, ध्यान से सुनिए। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी वेस्ट इंडीज तथा अमेरिका करेगा, ठीक है। 2024 अमन में होगा। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? वेस्ट इंडीज तथा अमेरिका। 2024 वाला 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? 14 अप्रैल। हाँ, ठीक है, अभी तो बताएं। भीमराव अम्बेडकर सही है। और एक दिवस है विश्व चगास रोग दिवस, ठीक है। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व चगास रोग दिवस। 13 अप्रैल को किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? किसने? फल्गुनी नायर, ठीक है। किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड जीता है? फल्गुनी नायर ने जीता है। और विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। और एक है FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? FIH मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। तो जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? नीदरलैंड। और उप विजेता है जर्मनी। तो FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? नीदरलैंड। और उप विजेता है जर्मनी। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर देखते हैं।
अब हम लोग कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में पढ़े थे सन 1857 की क्रांति, तो यह पूरा नहीं हो पाया था, तो आज फिर इसको जहाँ से छूटा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, असम की जो 1857 ईस्वी की क्रांति था तो उस समय नेता कौन था वहाँ का? असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त था ना, दीवान मनीराम दत्त। 1857 ईस्वी की क्रांति जो असम में का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। और कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे। यानी कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। और लखनऊ का बेगम हजरत महल। लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल। और फैजाबाद का कौन किया था? मौलवी अब्दुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद का क्या था? मौलवी अहमदुल्ला। तो फैजाबाद से विद्रोह कर रहे हैं मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने कितना रुपया का इनाम रखा था? अंग्रेज़ों ने मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए 50,000 रुपया का इनाम रखा था। कितना? 50,000। और ये कहाँ से कर रहे थे? फैजाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बताइए, वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत शासन अधिनियम वर्ष 1858 के भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वह सर सैयद अहमद खां। यह भारतीय था जो कि भारतीय भाषा में लिखा था। किसको? 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। अब 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? वीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। इस विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? वीडी सावरकर। और षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? वह आउटरम एवं टेलर ने। इस विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। अब बताइए, भारतीय संविधान आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? हाँ, पट्टाभी सिद्धांत नहीं है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? वह एस.एन. सेन। ठीक है, एस.एन. सेन इस सरकारी इतिहासकार था। भारतीय, हाँ, कांग्रेस का सरकारी इतिहास का कांग्रेस का शायद पट्टाभी सीताराम में जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। मतलब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। रानी लक्ष्मीबाई को मतलब पुरुष का उपाधि दिया था कौन? हीरोज। और रानी लक्ष्मीबाई अंतिम युद्ध हीरोज के साथ ही लड़ा गया था। ठीक है। और उनका बचपन का क्या नाम था? छबीलिया मनु। अब हम लोग प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह आप लोग जानते हैं, पूछ ले रहे हैं। बताइए, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। ठीक है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में। और कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के दौरान बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना। बताइए, बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था 1857 के विद्रोह के बाद? नील विद्रोह। जो कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह। 1859-60। आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से किसे जाना जाता? ठीक है, बिरसा मुंडा का और एक उपनाम है धरती आबा। ठीक है, जो हमारे झारखंड से संबंधित है। आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से जाना जाता है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हाँ, हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया। और एक कौन दिवस है? झारखंड, हाँ, जनजातीय गौरव दिवस। हाँ, 15 नवंबर को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 9 जून 1900। बिरसा मुंडा का मृत्यु है 9 जून 1900। हाँ, श्रद्धांजलि देने के लिए द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान राष्ट्रपति है वही थे। 15 नवंबर 1875।
हमारे तो 19 9 जून 1900 है ना, 9 जून 1900। 19 और इनका स्थापना दिवस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी। 25 साल में लिखोगे। अब क्या करेंगे, हो गया। पूछेंगे जाके। तो नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में। वंदे मातरम गीत का रचयिता कौन है? आप बोलिए ना, दोनों में से बोलिए। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया? आनंद मठ, जो कि एक उपन्यास है। ठीक, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ से किया गया है। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21। हो विद्रोह हुआ था 1820-21 के मध्य में हुआ था हो विद्रोह। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। मतलब रामोसी कृषक जत्था की स्थापना महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। कुका आंदोलन जो कि 1840 से 72 ईस्वी किसने संगठित किया था? कुका आंदोलन मतलब गुरु राम सिंह। ठीक है, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह। मतलब कुका आंदोलन और ब्रैकेट में 1840 से 72 दिया गया। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, 1855-56 का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह का अन्य नाम क्या है? हुल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू। और इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, झारखंड। बिरसा मुंडा संबंधित है झारखंड। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? वह 1820 में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो कब हुआ था? 1820 में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1899 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता? हाँ, सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। कब हुआ था सन्यासी विद्रोह? 1770 है सन्यासी विद्रोह, देख लीजिएगा। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स। खरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874। खरवार आंदोलन 1874 में हुआ था, भागीरथ मांझी। मपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, केरल के मालाबार तट 1921। मपला विद्रोह हुआ था केरल, जो कि मालाबार तट के मतलब हुआ था 1921 में हुआ था। वेलुथम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल। वेलुथम्पी विद्रोह हुआ था केरल में। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? वह भील विद्रोह दिया। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? हाँ, ठीक है, भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। अब हम लोग थोड़ा बहुत खेल कूद के बारे में देख ले रहे हैं। बताइए, प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी थी? अंजलि राजगोपाल। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी? अंजलि राजगोपाल। खेल कूद पढ़ रहे हैं, ठीक। बताइए, विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस। विंबलडन ट्रॉफी टेनिस से संबंधित है। विंबलडन ट्रॉफी टेनिस। वर्धमान कप? ठीक है, वेटलिफ्टिंग। ठीक है, वर्तमान कप संबंधित है वेटलिफ्टिंग भारोत्तोलन से। वर्धमान कप भारोत्तोलन से संबंधित है। कोलंबो कप? कोलंबो फुटबॉल। कोलंबो कप संबंधित है फुटबॉल से। कोलंबो कप फुटबॉल। कूच बिहार कप? क्रिकेट। कूच बिहार कप संबंधित है क्रिकेट से। फीफा फुटबॉल। फीफा फुटबॉल। बताइए उधर से, फीफा का पूरा नाम क्या है? ठीक है, फेडरेशन। सही है, आगे बोलिए। ठीक है, ठीक है, फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, बोलिए, क्या बोले? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। बताइए, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
स्विट्जरलैंड। ठीक है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। इसी तरह बोलना है आप लोगों को भी। फीफा का स्थापना हुआ था, मतलब ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। अब बताइए डेट, बताइए स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 1904। फीफा का स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ था। जो वर्तमान में उसका ये है गियानी एंटिपिनो और गया है। हाँ, अध्यक्ष है फीफा के वर्तमान अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। तो फीफा कब का संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना है? 11 है। ठीक, रग्बी फुटबॉल 15। ठीक है। आगा खा कप हॉकी, आगा खा कप हॉकी। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रंगास्वामी कप हॉकी, रंगास्वामी कप हॉकी। चलिए बैठने दीजिए इनको। रंगास्वामी कप हॉकी, बैठने दीजिए इधर। रंगास्वामी कप हॉकी। अब बताइए हाफमैन कप। हाँ, टेनिस से संबंधित है। हाफमैन कप टेनिस। अब बताइए ग्रैंड स्लैम जो 4 को होता है ना, सीरियली वाइज बताइए। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रांस, विंबलडन, यूएस। तो ऑस्ट्रेलियन किस में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में। ऑस्ट्रेलियन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। फ्रांस, फ्रांस यानी मिट्टी में खेला जाता है, क्ले कोर्ट। ठीक है, फ्रांस मिट्टी यानी क्ले कोर्ट में। और विंबलडन घास में, विंबलडन घास में खेला जाता है। और क्या बचा? ऑस्ट्रेलियन, यूएस ओपन, यूएस हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। 4 को ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। क्या राफेल नडाल? देख लीजिए, किंग ऑफ क्ले कोर्ट। बताइए यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। तो पढ़ लिए। अब बताइए शिखर धवन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। शिखर धवन क्रिकेट। भवानी देवी तलवारबाजी, जो एकमात्र महिला भाग लेने वाली थी, भवानी देवी तलवारबाजी। वंदना कटारिया हॉकी, वंदना कटारिया हॉकी। अवनी लेखेरा ठीक है पैराशूटिंग, जो कि राजस्थान से है। अवनी लेखेरा पैराशूटिंग राजस्थान से है। सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन, सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन। हाँ, सिंह राज यादव, हाँ। शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। शरद कुमार पैरा एथलेटिक। सिंह राज अधाना पैरा निशानेबाज। ठीक है, सिंह राज अधाना पैरा निशानेबाज। बताइए हरमनप्रीत सिंह हॉकी। और हरमनप्रीत कौर बोलेगा तो क्रिकेट। हरमनप्रीत कौर तो क्रिकेट, और सिंह बोलेगा तो हॉकी। दीपक पुनिया मतलब कुश्ती दिया है। दीपक पुनिया कुश्ती। ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मनदीप सिंह हॉकी, मनदीप सिंह हॉकी। हो सकता है। बताए बास्केटबॉल में कितना खिलाड़ी है? 5। बास्केटबॉल में 5। जो जादू फिल्म में दिखाया गया है ना, क्या नाम है उस फिल्म का? कोई मिल गया, कोई मिल गया। वो बास्केटबॉल है। ठीक है, उसमें 5 खिलाड़ी रहता। बास्केटबॉल है ना, हैंडबॉल है। हाँ ठीक है, याद रखिए 5 बॉल, वो सब भूल जाइए, वो सब भूल जाइए। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी रहता है। कौन खेले देख लीजिएगा। जिम्नास्टिक 8, जिम्नास्टिक में 8। वॉलीबॉल में कितना है? 6। वॉलीबॉल 6। हॉकी में 11। हॉकी में 11। फुटबॉल में 11। फुटबॉल में 11। रग्बी फुटबॉल 15। अब थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसको कितना याद है, जांच करना होगा ना। बताइए सब लोग, बताइए उधर से बताइए। ठीक, आप बताइए दाब का SI मात्रक क्या है? पास्कल। ठीक है, दाब का SI मात्रक है पास्कल। बताइए वायु दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? बताइए। बैरोमीटर। वायु दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर। वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर। बोलिए भारत के सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा राज्य है? सिक्किम। जो एकमात्र राज्य को छूता है कौन सा राज्य है? एकमात्र सिक्किम से एकमात्र राज्य टच करता है। बताइए। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से ही एकमात्र मतलब सीमा बनाता है। कौन? सिक्किम। वहाँ लगभग 6 लाख जनसंख्या है। अभी बढ़ा होगा तो देख लीजिएगा। हाँ नहीं, सिक्किम में 6 लाख मात्र। मात्र अभी यदि बढ़ा होगा तो मतलब डाटा के अनुसार बता रहे हैं। तो सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम।
पृथ्वी का सबसे निकट का तारा क्या है? सूर्य है। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। नेक्स्ट बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किसने किया था? एओ ने, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, WC बनर्जी। और इसके अध्यक्ष थे, मतलब संस्थापक थे एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसका स्थापना कब किया गया था बताइए? ठीक है, 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885। इसका क्या है चुनाव चिन्ह? हाथ छाप यानी पंजा है, ठीक है, पंजा। नेक्स्ट बताइए जिनका है, भारत में सर्वाधिक लंबा बांध हीराकुंड बांध जो किस नदी पर है? महानदी, जो कि उड़ीसा में है, ठीक। भारत का सर्वाधिक लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के वर्तमान CM कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल है गणेशी लाल है ना, ठीक है। बताइए नेक्स्ट, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस बताइए, आप भी बताइए। हाँ, 16 अक्टूबर, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर। नेक्स्ट जिनका है बोलिए, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? डी। विटामिन का खोज किसने किया था? फंग ने किया था, ठीक है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है और विटामिन का खोज फंग ने किया था। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? और राष्ट्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान हैदराबाद है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद। आप लोग बोलिएगा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात, ठीक है। डांडिया प्रसिद्ध नृत्य है जो कि गुजरात। और गरबा गुजरात, गरबा डांडिया गुजरात। बताइए, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? जॉर्ज यूले। इन्होंने अध्यक्षता कब किया था? किनका है बताइए, आप बताइए, अध्यक्षता कब किया गया था? कांग्रेस की अध्यक्षता ब्रिटिश अध्यक्ष मतलब जॉर्ज यूले ने किया था 1888 में। ब्रिटिश अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, अध्यक्षता किया था 1888। नेक्स्ट बताइए किनका है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन किसने किया था स्थापना? स्वामी विवेकानंद। कब? 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। आपका है, ठीक, बोलिए। भारत का पहला उपग्रह किसने किया था? हाँ, भारत का पहला बताइए। आर्यभट्ट, ठीक है। भारत का पहला क्या पूछे थे क्वेश्चन? हाँ, आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था जो 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट जिनका है बोलिए, ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व क्या है? हाँ, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। आप बोलिए, ठीक। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बताइए, लास्ट में अंतिम क्वेश्चन है पूछा वाला, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। अब हम लोग नेक्स्ट विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग पॉलिटी में उद्देशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या है उद्देशिका चैप्टर? तो प्रस्तावना में जो उद्देशिका में क्या क्या दिया है, ठीक है। न्याय कितना प्रकार का शामिल? न्याय के ठो है? न्याय उद्देशिका में न्याय है 3। क्या क्या? न्याय है 3 ठो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। न्याय कितना है? 3 है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। न्याय कितना हुआ? 3। अब आगे स्वतंत्रता के ठो है? 5। स्वतंत्रता 5 गो। क्या क्या देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्या क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्या क्या है? स्वतंत्रता 5 ठो है। क्या क्या देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विश्वास क्या हुआ? विश्वास 5 ठो। न्याय 3 और समानता क्या ठो है? समानता है 2 गो। समानता 2 गो। क्या क्या? अवसर की समानता और प्रतिष्ठा। समानता 2 गो है, अवसर की समानता
और प्रतिष्ठा के समानता। न्याय के है 3 गो, विचार, अव्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 गो न्याय हो गया। और स्वतंत्रता 5 ठो। क्या क्या? ठीक है। और ठीक है, विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, न्याय 3 गो हो गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 गो न्याय। विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यह है स्वतंत्रता 5 गो। अब आ गया समानता। समानता है 2 गो, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 1946। कब? डेट? 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946। कौन प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कौन प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? वह है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित मतलब संशोधन किया जा सकता है, परंतु इसके मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? कौन सा केस था? वो केशवानंद भारती। कब का था? 1973। केशवानंद भारतीवाद 1973। कौन सा केस था? केशवानंद भारती 1973। केशवानंद भारतीवाद 1973 का था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? कौन सा केस था? केशवानंद भारतीवाद 1973 का था। अब संविधान संबंधी कुछ विचार देखते हैं, कौन किसने क्या बोला है संविधान का। ठीक है, उद्देशिका को किसने क्या बोला है? ठीक है, उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा था। के.एम. मुंशी ने क्या कहा था उद्देशिका को? राजनीतिक जनपत्री। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा था। और ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था। किसको? उद्देशिका को। ठीक है, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था उद्देशिका को। उसके बाद है N.A. पालकीवाला उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा था। N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। किसको? उद्देशिका को। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा था। उसके बाद ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था उद्देशिका को। N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था उद्देशिका को। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या है? मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अब प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? वह है सर अर्नेस्ट वारकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। फिर से और बात देख लो। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री कहा था। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था उद्देशिका को। N.A. पालकीवाला ने उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। सर अर्नेस्ट वारकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है।
भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? वह है भारत में राज का कोई धर्म नहीं। भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? बोलो। भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्या है? अभी पढ़े ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या है? तीन तरह का हाँ, तीन तरह का न्याय है। तीन तरह का न्याय है। क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? वह 1917 की रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। तो उसी क्रांति से संबंधित है, रूसी क्रांति से। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। चीनी क्रांति 1911। चीनी क्रांति 1911 में हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? वह है SR बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। SR बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। डेट नहीं दिया हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? वह है SR बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है। वह है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से समान है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होता है? हम भारत के लोग से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। लोक कल्याण शब्द भारत का उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। लोक कल्याण किसका भाग है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है, संविधान का उद्देशिका का भाग नहीं है। कौन सा? लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? कब? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976 का। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? वह है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। फिर से देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है? 11 है। ठीक है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 11वां मौलिक कर्तव्य। हाँ ठीक। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वह है संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? कब जोड़ा गया था? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या क्या है? समाजवाद, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संशोधन के द्वारा।
उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? के.एम. मुंशी ने। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था? वह है बेरुवारी संघ मामले में। बेरुवारी संघ मामले में कब का है? वर्ष 1960 का है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था? बेरुवारी संघ मामले कब का है? 1960 का है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य क्या नाम है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसने बोला था? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। उद्देशिका की मूल आत्मा किसने कहा था? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। किसने? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। बोलो उधर से कोई। समानता केठ हो? तुम बोलो। समानता केठ हो पहले बताओ। स्वतंत्रता तब के गो है? अगर समानता 5 गो है तो स्वतंत्रता केठ है? बोलो कोई बोलो। समानता हाँ 2 ठो। क्या क्या? हाँ बोलो। हाँ अवसर की समानता और प्रतिष्ठा। ठीक है। समानता केठ है 2 गो। क्या क्या? अवसर और प्रतिष्ठा। स्वतंत्रता केठ है 5 ठो। 5 का नाम बोलो। विचार, अव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास। विचार, अव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास। हो गया 5 को स्वतंत्रता। अब न्याय बोलो इधर से कोई। 3 गो। क्या क्या? ठीक है। ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय 3 गो है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। बोलो उधर से कोई बोलो। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? बोलो। पढ़े थे? नहीं। कौन सा क्रांति था? बोलो। ठीक है। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917। रूसी क्रांति 1917। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 के रूसी क्रांति से। बोलो इधर से कोई। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? पंथ निरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ठीक है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यही है पंथ निरपेक्ष। बोलो इधर से कोई। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ठीक है। संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं। अब भूगोल पढ़ रहे हैं हम लोग। भारत की हम लोग जलवायु पढ़े थे कल। अब उससे आगे देख रहे हैं। कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध भारत के किस राज्य से है? कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम यहाँ पर कर्नाटक लिखा है। कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध कर्नाटक राज्य से। चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया था मेघालय में। वो उत्सव है। वर्षा जो होता है ना वो कर्नाटक में। चाय वर्षा पश्चिम बंगाल। चाय वर्षा काल वैसाखी ने किया था। चाय वर्षा करते हैं। कल पढ़े थे। हाँ। कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से है। ठीक है। कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही
पूर्व मानसून की बौछार से। ये किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? आम्र वर्षा ना ना, केरल एवं तटीय कर्नाटक। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? केरल एवं तटीय कर्नाटक। केरल एवं तटीय कर्नाटक आम्र वर्षा से संबंधित है। बोलो उधर से कोई। भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा होता है ना, तो कब से कब तक, डेढ़ महीना में बोलना है, कब से कब तक रहता है? जून से सितंबर तक। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। ये मेरा पूछा हुआ है ग्रुप डी का, सब था ऑप्शन में। जून से सितंबर, जून से अगस्त, जुलाई, सब था महीना लगातार। हाँ मारा है किस तरह बूझ बच की। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में होता है। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? बोलो बोलो, झारखंड में कौन सा पठार है? छोटा नागपुर पठार से। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? छोटा नागपुर पठार पर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में बोल रहा है नवंबर दिसंबर, ठीक है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर दिसंबर। मतलब इसका मतलब ठंडा दिन में तमिलनाडु में बारिश होता है, नवंबर दिसंबर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य समय कौन सा है? नवंबर दिसंबर। भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? देखो कौन कौन सा प्रभावित करता है, ठीक है। भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना। क्या क्या है? तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना आदि और कुछ होगा, ठीक है। अल नीनो गर्म हवा ने क्या था? प्रशांत महासागर ने चलता है, वो सब दूसरा है, वो सब ये दूसरा है। यहाँ पर प्रभावित करता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तरी पूर्वी। दक्षिण पश्चिम में किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होता है? केरल में होता है। तो उत्तर पूर्वी मतलब जब लौट रहा है तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। तुम बोलो, तुम बोलो। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सामान्य समय कब से कब तक होता है? बोलो दक्षिण पश्चिम। इसका जून जुलाई क्या और जुलाई महीना उधर तक रहा? तमिलनाडु में कब गिरता है बोलो बता दो। जून से सितंबर तक। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सामान्य समय कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, ठीक है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 किलोमीटर होती है? 200 मिलीमीटर है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? वह है जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान। 200 मिलीमीटर मतलब बहुत कम। वह है जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान। जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, उनकी ऊंचाइयों में विभिन्नता है, अंतर है। उनकी ऊंचाई में अंतर है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? ठीक है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है?
भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? वह है पूर्वी जेट प्रवाह को। किसको माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह को। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह को। भारत में लगभग कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है? 125 सेंटीमीटर। और जलवायु के लिए एक शब्द था, उसका नाम क्या है? लैंडफॉल। एल से क्या होता है? लैटिट्यूड। और डी से क्या होता है? डी से होता है डायरेक्शन ऑफ वाइंड। डी से होता है डायरेक्शन ऑफ वाइंड। एन से क्या होता है? ठीक है, नियरनेस फ्रॉम सी। नियरनेस फ्रॉम सी। आर से क्या होता है? आर से रेनफॉल। आर से रेनफॉल। और एस से क्या था? सॉयल। एम से माउंटेन। ठीक है। और बोलो, व्यापारिक पवने कितना डिग्री और कितना डिग्री के बीच चलता है? व्यापारिक पवने कल पढ़े थे ना? 0 डिग्री से 30 डिग्री। 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। पढ़ोगे ना? अब हम लोग कुछ बायोलॉजी में देख रहे हैं। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास के बारे में देख रहे हैं। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? ठीक है, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। बहुत लंबा नाम है, ठीक है, मतलब लेमार्क शॉर्टकट में। जैव विकास मतलब जीव विकास लिखा है, को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? लेमार्क ने। लेकिन पूरा नाम लिखा है इसका जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? बोलो क्या नाम है? तुम लोग नहीं, वैज्ञानिक नाम नहीं बोलना। क्रो-मैग्नन मानुस है ना। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो-मैग्नन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी का जीव का उद्गम लगभग कितना वर्ष पूर्व से माना जाता है? वह 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? चार्ल्स डार्विन ने। उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? बोलो। प्राकृतिक वरण। क्या है? प्राकृतिक वरण। उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण, जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण। उद्विकास के परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाँ ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज ने। उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है। क्या नाम है? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मेमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का है। मेमथ हाथी का पूर्वज है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? हाँ, कौन सा? क्या नाम है? पूरा नाम बोलो। नील हरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित शैवाल। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। ठीक है, हाइबरनेशन बोलते हैं। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल, जिसको बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड, को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? स्टारफिश, इसको बोलते हैं तारामीन। किस जीव में स्नायु तंत्र होता है, मतलब तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पाया जाता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? वह तारा मछली, तारामीन, स्टारफिश।
जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम, मतलब कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 2 प्रकार राइबोसोम। 70 स्टेप हाँ तो राइबोसोम में बोलो। 80 है तो लोग 70 होगा। नहीं 70 है। हाँ 70 ठीक है हाँ, ठीक। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70 ऐसे राइबोसोम पाए जाते हैं जीवाणु में, और स्तनधारी में 80। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय किस काल में हुआ था? मेसोजोइक युग में। डायनासोर किस में आता है? सरीसृप वर्ग में आते थे, मतलब खत्म हो गया, अब आते थे मतलब खत्म है। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमेली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? वह है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते, मतलब प्लास्टिड, लवक को बोलते हैं इंग्लिश से प्लास्टिड, नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमेली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमेटोफोर्स। क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है किसमें? अनावृत बीजी। किसमें पाया अभाव होता है? अनावृत बीजी एवं टेडोफाइट्स में। अनावृत बीजी एवं टेडोफाइट्स में अभाव होता है। किन पौधों में जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वेसल्स का अभाव होता है? अनावृत बीजी एवं टेडोफाइट्स में। ठीक है, आज के इस लाइव डिस्कशन के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और कल कुछ इन कारणों से हम लोग वीडियो नहीं दे पाए थे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आज इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त लाइट की सुविधा थी, जिसके कारण आप लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना मतलब पड़ सकता है। और इसी तरह के एजुकेशनल चैनल को अपने सगे संबंधी यदि स्टूडेंट को है तो उन लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे इस वीडियो का लाभ उन लोगों को भी मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरह के कल लाइव डिस्कशन के वीडियो में। जय हिंद।